हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, जिसको हम हिंदी में ठोस अवस्था बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखो, हमारे चारों तरफ जितनी ज़्यादातर वस्तुएं देखते हैं हम, वो सारी सॉलिड्स हैं। देखो, जैसे मार्कर है, ये बोर्ड है, यहाँ तक कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी सॉलिड ही है। और मोबाइल के अंदर जो चिप लगी हुई है वो अर्धचालकों की बनी हुई है, वो भी क्या है? सॉलिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ जितनी भी ज़्यादातर वस्तुएं हम देखते हैं वो क्या है? सारी की सारी ठोस हैं, सॉलिड है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चैप्टर टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है। तो इसके साथ में अगर हम पता करके करेंगे तो इससे हमें इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने का, और इंटरेस्ट के साथ में जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वो हमें याद भी ज़्यादा रहता है और उसमें मज़ा भी आता है। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। देखो, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉलिड से पहले भी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। एक एक टॉपिक वाइज सारा पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक। सो आप बने रहिए। देखो, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक वर्ड आता है पदार्थ। क्या आता है? पदार्थ, जिसको हम द्रव्य भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैटर। के मैटर हो गए हो भाई। चलो देखो, तो मैटर मतलब द्रव्य। एक होता है द्रव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। तो देखो, दोनों में बहुत फर्क है, द्रव्य और द्रव्य के अंदर। तो देखो, पहले द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। आपको जैसे कोई भी वस्तु है, चीज देख रहे हो, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरती है, जगह घेरती है। तो जो भी कोई वस्तु है वो स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, मैटर। ठीक है। तो पदार्थ की ही मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं की। तो पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाओ, और उसमें मैं जैसे जैसे बोलूँ आप नोट करते चलो। उसके बाद में देखो, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? देखो, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। मुख्यतः 3 होती है। मैंने ये नहीं बोला है कि 3 ही होती है, मेनली 3 होती है। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, और जैसे प्लाज्मा अवस्था भी होती है। तो देखो, इनको हम नोट कर लेते हैं। पहली कौन सी हो गई? सॉलिड स्टेट। सेकंड कौन सी हो गई? लिक्विड स्टेट। और थर्ड हो गई गैस। और फोर्थ के बारे में भी लिख लेते हैं, प्लाज्मा। आपने नाम तो सुना ही होगा, प्लाज्मा। देखो, ठोस, द्रव्य, गैस एंड प्लाज्मा। तो देखो, ये क्या होती है? सॉलिड क्या होती है, गैस कैसी होती है, और तो देखो, ठोस, द्रव्य, गैस, इनका हमें पता कैसे चलता है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो देखो, सबसे पहले अवयवी कणों की स्थिति है ना, उसके आधार पे हम इनका पता लगाते हैं। तो जैसे अवयवी कण ठोस में होते हैं ना, वो सबसे पास में होते हैं, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल 0 के बराबर होता है, डिस्टेंस 0 होती है लगभग। उसके बाद में द्रव आता है। तो द्रव के अंदर क्या होता है? ठोस की तुलना में ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम। और प्लाज्मा की तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जब इनमें अंतर बताऊंगा, डिफरेंस, तब मैं बता दूंगा। चलो, अवयवी कण की बात कर लेते हैं दोस्तों। अवयवी कण, तो देखो, जो ठोस होती है उसमें तो एकदम पास पास में होते हैं। पास पास में मतलब कन्ने कन्ने हुई, है ना। उसके बाद में द्रव्य की बात करते हैं। तो द्रव्य में क्या होता है? ठोस की तुलना में अंतर ज़्यादा होता है, इनके बीच में गैप होता है। तो देखो, ऐसे नोट कर लेते हैं। उसके बाद में गैस में इन दोनों से ज़्यादा होता है। तो ये लो, गैस ऐसे कर लिख लेते हैं ना, नोट कर लेते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, पात्र में। उसके बाद में प्लाज्मा की भी बात करेंगे। देखो, अब उसके बाद में ये तो कणों की स्थिति हो गई, लेकिन जो ये कण है ना, ये बंधे रहते हैं आपस में, ये पास पास में है। क्यों है? किस कारण है? कुछ तो कारण होगा ना पास में होने का। तो इनका कारण होता है अंतरा आणविक बल। आपने नाम सुना होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। उसकी वजह से ये पास में टच रहते हैं, एकदम पास में जुड़े हुए रहते हैं। तो उसकी बात करेंगे। जितना अधिक अंतरा आणविक बल होगा वो उतने ही अधिक पास में होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। जैसे जैसे बल कम होगा वो अपने एक दूसरे से दूर होते चलेंगे। चलो देखो, अंतराणविक बल की बात करते हैं। अंतरा, नाम तो सुना ही होगा, अंतराणविक बल है। तो ठोस में है ना,
सबसे ज़्यादा होता है, प्रबल होता है, अधिकतम होता है, उच्चतम होता है। तो देखो उसी की वजह से ये पास में है। तो इसमें तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना, प्रबल बोल दें या अधिक बोल दें, प्रबल। उसके बाद में यहाँ पे द्रव्य में क्या होगा, ठोस की तुलना में कम। तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे, ठोस की तुलना में कम। देखो प्रबल का मतलब ही क्या होता है, उच्चतम होता है कि नहीं होता, उच्चतम। उसके बाद में गैस आ गई है ना, तो इसमें क्या होगा, निम्नतम होगा। निम्नतम इन दोनों से कम होगा, सॉलिड और लिक्विड से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, निम्नतम। ठीक है, अब देखो समझेंगे बात को आगे। उसके बाद में ये तो होगी अंतराण्विक बल की बात। अब आएगी अंतराण्विक दूरी, डिस्टेंस। तो ये तो अंतराण्विक बल था और अब क्या आएगी, दूरी आएगी। तो फ्रेंड्स देखो दूरी की बात कर लेते हैं। अब देखो जहाँ पे अंतराण्विक बल होता है ना अधिक ज़्यादा, वहाँ पे दूरी होती है सबसे कम। आप इसमें कंफ्यूज होते हो कि सर दूरी तो ज़्यादा है, अंतराण्विक बल ये क्या मतलब, दोनों में कम है, कौन सा ज़्यादा है। तो ये बात आप देखना कि जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स अधिक होगा ना, वहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वही उनको पास में रखता है, जोड़े हुए रखता है अपनी ओर, दोनों को पास पास में। तो जो वो ज़्यादा हो जाएगा तो दूरी अपने आप ही कम हो गई। तो ये रीजन है इसका। तो देखो दूरी क्या होगी, अंतराण्विक बलों की जो मध्य दूरी है वो क्या होगी, दूरी हो जाएगी। ठोस में क्या होगी, पास पास में है तो सबसे कम हो गई, दूरी क्या हो गई, लगभग जीरो हो गई, है ना, डिस्टेंस लगभग जीरो। उसके बाद में इसमें क्या होगा, ठोस की तुलना में ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये आप समझ गए, नोट करते चलो, साथ साथ में मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे। उसके बाद में देखो एक कंपेरेसिबिलिटी आती है, दबाना, संपीड्यता। तो वो क्या होता है, देखो जैसे ठोस है, अब मैं इसको दबा सकता हूँ क्या, जो हमारे पास में सॉलिड है, चौक है या फिर सॉलिड जो भी है, उनको हम दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते। तो इसमें जनरली देखा जाए ना अभिलाक्षणी गुणों के अंदर तो नहीं दबा सकते। हालांकि ये भी दो पार्ट के हो जाते हैं आगे, सॉलिड भी, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय को हम एमोर्फस भी बोलते हैं। तो उसके बाद में जैसे उनके अवयवी कणों की स्थिति के आधार पे, ज्यामिति के आधार पे जब इनको हम बांटेंगे, डिफरेंस करेंगे दोनों के बीच में अंतर वर्गीकरण, तब हमें पता चलेगा कि सॉलिड्स भी कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको हम दबा सकते हैं। लेकिन अभिलाक्षणी गुण देखें, जैसे ऊपर से देख के बताएं बार बार से कि हाँ यार ये मतलब कंप्रेस तो नहीं होते, दबाए तो नहीं जा सकते, तो उस हिसाब से देखें तो असंपीड्य होते हैं ठोस। क्या होते हैं, असंपीड्य। बाकी द्रव्य और गैस है, इनको हम कुछ हद तक दबा सकते हैं। अब देखो प्लाज्मा की बारी आती है, इसको कैसे समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसका ले लेते हैं, सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। तो हम बर्फ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बर्फ क्या होती है, सॉलिड होती है ना, ठोस। अब उसका जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे। तो जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें ऊर्जा की में वृद्धि होती है, उसमें ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। तो इनके जो गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी। तो जब वृद्धि होगी ना गतिज ऊर्जा में, तो ये कण क्या जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो स्पेस बढ़ जाएगा इनके बीच में। तब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाया। तो जब कण दूर दूर गए तो कौन सी स्थिति आ जाएगी, द्रव्य की आ जाएगी। क्योंकि इनमें देखो इसकी तुलना में ज़्यादा स्पेस है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्य में चेंज हो जाएगा बर्फ। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, ये द्रव्य में आ गया है ना, बर्फ है वो पानी में, जल में, वाटर। उसके बाद में देखो और बढ़ाएंगे टेम्परेचर, तो गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो वो कणों के बीच की दूरी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, उनके बीच में गैप और भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब किस में पानी किस में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा ना। तो देखो अब बर्फ से जब द्रव्य बनता है, मतलब ठोस से द्रव्य बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक। यहाँ पे क्या हो गया, गलनांक, मेल्टिंग। उसके बाद में देखो क्वथनांक, जब द्रव्य से गैस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। तो देखो उसके बाद में देखो अब आएगा मजा। अब ये प्लाज्मा क्या सिस्टम है भाई। अब देखो जिनको अब और ज़्यादा गर्म करेंगे ना, हम ऊर्जा को बढ़ाते ही जाएंगे, तापमान बढ़ाते ही जाएंगे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जैसे इसके अणु थे, उनके बीच में गैप जैसे इतना था, है ना, यहाँ पे थे दो अणु, आप अणु बोल सकते हो, परमाणु बोल सकते हो, ठीक है, आयन बोल सकते हो। तो अब ये क्या कि इनको इतना ज़्यादा गर्म करेंगे ना, गैस को इतनी ज़्यादा वोल्टता बढ़ाएंगे हम कि ये क्या है कि
इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इनके अंदर, वो बाहर आ जाते हैं इनको छोड़ के, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये जो अवस्था होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वोल्टता जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे ये अवस्था आ जाएगी। ये अवस्था मेनली मुख्यतः हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, जो सूर्य है ना हमारा, उसके ऊपर मिलती है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल ध्यान में रखो। हालांकि जैसे बादल आपस में टकराते हैं तो उस टाइम पे भी एक बार अवस्था बनती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। सो आप इतना ध्यान रखो, सूर्य पे कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में हम इनकी अवस्थाओं के बारे में, जो अवयवी कणों की स्थिति है उसके आधार पे इनके अंदर हम डिफरेंस करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब तक हमने बात कर ली इनके अंतराण्विक बल के बारे में और दूरी के बारे में। अब नेक्स्ट गुण की बात करते हैं, आयतन और आकार की। तो देखो, जैसे आयतन, वॉल्यूम एंड शेप के बारे में, ये आकार हो गया। आकार के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड्स होते हैं, इनका आयतन और आकार दोनों फिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, देखो जैसे मेरे हाथ में ये डस्टर है या फिर मार्कर ले लेते हैं ना, तो इनकी शेप और साइज है। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो जैसे इसको कहीं भी रख दो, इसका आकार क्या रहना है, सेम रहना है। सेम ऐसे ही जैसे मैं इसको चाहे 1 साल बाद में देखो, 6 महीने बाद में देखो, तो इसमें क्या होगा कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आयतन भी इसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और आकार भी क्या है, फिक्स है। जैसे बात करें द्रव की, लिक्विड्स की, तो इनमें क्या होता है, जैसे 1 लीटर दूध लेते हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे इसको गिलास के अंदर डालेंगे तो ये गिलास की शेप ले लेगा। तो इसका आयतन क्या, आकार क्या हो गया, आकार तो अनिश्चित हो गया। जैसे गिलास में डालेंगे उसका ले लेगा, किसी और पात्र में डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो गया, आकार क्या हो गया, आयतन की तो बात की नहीं, आकार क्या हो गया, अनिश्चित। जिस भी शेप में डालेंगे उसी शेप का बन जाएगा, आकार ले लेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें आयतन की। इसमें कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि सर आयतन फिक्स होता है कि नहीं होता। देखो, आयतन का मतलब ये हुआ कि जैसे दूध है, उसको हम फर्श पे डाल देते हैं तो वो जितना आयतन घेर सकता है उतना घेरेगा। अब गिलास के अंदर भी डालेंगे ना, तो जितना 1 लीटर के लिए ज़रूरी है आयतन, उतना ही वो घेरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयतन चाहे इनको कहीं भी रख दो, जितनी इनको ज़रूरत है 1 लीटर के लिए, उतना आयतन वो उस शेप में लेंगे, घेर लेंगे, है ना। भले ही शेप चेंज हो जाए लेकिन आयतन जितना जरूरी है उतना ही घेरेंगे। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बात करें गैसों की, किनकी, गैसों की, तो इनमें न तो आयतन फिक्स होता है न आकार फिक्स होता है। कैसे, देखो जिस भी पात्र में डालेंगे आकार तो उसका ले लेंगे। जैसे अगरबत्ती का धुआं होता है, उसको हम किसी डिब्बी होती है, डब्बी, उसमें पैक करते हैं, तो इसका आकार क्या हो गया, उसके जैसा हो गया। तो ये तो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, आकार अनिश्चित। उसके बाद में बात करें आयतन की। अब देखो, सॉलिड जो द्रव है और गैस है, इन दोनों के आयतन में आपको फर्क समझना है, इसमें आप कंफ्यूज रहते हो। आयतन है वो इसका अनिश्चित होता है। आयतन भी कैसे होता है, जैसे उस डब्बी में से उसके जैसे अगरबत्ती उनका धुआं है, उसको हम खुले में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे रूम में जैसे रखेंगे तो पूरे रूम में हो जाएगा। रूम को खोल देंगे तो क्या होगा, पूरे जो वातावरण है उसमें फैल जाएगा। मतलब वो आयतन कितने भी दूर में जा सकता है, पूरा बिखर सकता है पूरे में। लेकिन पानी में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, जैसे जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही जाता है, लेकिन ये पूरे में फैल जाता है। बस ये डिफरेंस है इसमें। तो इसलिए आयतन और आकार दोनों क्या है, अनिश्चित है गैस में। ये कुछ अभिलाक्षणिक गुण थे जो हमने देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं, जो एक जैसे होते हैं उनको एक तरफ रखते हैं और जो दूसरी टाइप के होते हैं उनको दूसरी तरफ। जैसे कि हम मानव और एनिमल्स में देखें तो क्या करेंगे, एनिमल्स की अलग कैटेगरी है और हमारी अलग कैटेगरी है, तो अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। वैसे ही जैसे दुकान में कोई सामान होता है तो बिस्किट्स को अलग साइड में रखा जाता है, चॉकलेट्स होते हैं उनको अलग रखा जाता है, मतलब सबकी एक जगह फिक्स होती है। तो उनका वर्गीकरण स्थिति के आधार पर किया जाता है, पोजीशन के। जैसे कि हम क्रिस्टलों का करेंगे तो अवयवी कणों की स्थिति है उनके आधार पर करेंगे, अन्योन्य क्रिया उनके आधार पर करेंगे, एक ज्यामिति के आधार पर करेंगे। तो ज्यामिति के आधार पर तो हमारे सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय को हम एमोर्फस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ
जो वर्गीकरण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और देखो जैसे क्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस है, ये तो हो गया उसके आधार पे, ज्यामिति के आधार पे। लेकिन अवयवी कणों की अन्योन्य क्रिया के आधार पर भी होता है। जैसे वो कितने प्रकार का हो जाएगा, 4 प्रकार का। 4 कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार जैसे हो जाएगा आणविक सॉलिड, उसके बाद में दूसरा हो जाएगा आयनिक, तीसरा हो जाएगा धात्विक और चौथा हो जाएगा सहसंयोजक ठोस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क जालक भी बोलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।